बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत रैदास, संत कबीर, सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और अपने तमाम पुरखों को याद करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर विवेक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, हमारे अग्रज शांति स्वरूप बौद्ध जी और सभा में बैठे हुए तमाम साथियों, दद्दू प्रसाद जी, डॉक्टर एस.एन. गौतम, कौशल, अशोक और इलाहाबाद से आए हुए हमारे मित्र के चंद्रा जी, टी.एम. कुमार जी और सभी साथियों के नाम गिनाऊं तो शाम तक यही नहीं पूरा होगा, इसलिए जिनका नाम नहीं ले सकता उन्हें माफ़ करिएगा। पूजा ने बड़ा मुश्किल सवाल रखा है कि 5 साल पहले जो शौक से उम्मीदें की थी उसके बारे में इवैल्यूएशन मैं करूं। ये कापियां चेक करने का काम तो प्रोफेसर्स ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अच्छा होता ये काम डॉक्टर विवेक को सौंपा जाता, लेकिन चूंकि मुझे पूजा ने बोल दिया है तो मेरे हिसाब से 100 आउट ऑफ 100। नॉर्मली कहा जाता है कि चीफ गेस्ट को बाद में बोलना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय का अनुरोध है कि शुरुआत मैं करूं। आदेश सर आंखों पर। वो याद है मुझे 27 मई 2012 का दिन, जब हम लोग गांधी पीस फाउंडेशन में दलित दस्तक का पहला अंक लॉन्च किए थे। एक साधारण से हाल से शुरू हुआ वो सफ़र आज 5 साल बाद दिल्ली के सबसे जो संभ्रांत सभागारों में से एक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मावलंकर हाल, वहाँ हम पहुँचे हैं। यही इशारा करता है कि दलित दस्तक ने कितनी तेज़ी से अपना कामयाबी का सफ़र तय किया है और उसके लिए जो सब लोग बधाई के पात्र हैं, डॉक्टर विवेक, शांति स्वरूप बौद्ध जी, खासकर के चंद्रा जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत से दलित दस्तक को एज व्हीलर के माध्यम से देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर पहुंचाया और पत्रिका जन जन तक पहुंची। इसके साथ ही वो वितरक लोग जो अपनी अथक मेहनत से कोई साइकिल पे, कोई ठेला पे लेके जगह जगह दूर दूर जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे दलित दस्तक को लेके गए, वो लोग खासकर बधाई के पात्र हैं। और आप देख सकते हैं कि आपकी मेहनत कितना रंग लाई है, कितना कामयाबी के साथ दलित दस्तक आगे बढ़ रही है। और इसके साथ ही दलित मत फाउंडेशन के तमाम ट्रस्टीज़, विनोद आर्या जी हैं, विनोद कुमार सोनकर आज शिलांग में हैं, एडवोकेट राजेंद्र गौतम, अशोक दास और बाकी ट्रस्टीगण, जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ मैगजीन के साथ में खड़े रहे, कभी कोई सवाल नहीं उठाया, वो सब बधाई के पात्र हैं फॉर देयर अनइंस्टिट्यूटेड सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट। और तमाम लेखक लेखिकाएं जो बगैर किसी उम्मीद के लगातार अपनी लेखन की ऊर्जा से इसको सिंचित करते रहे हैं, नई ऊर्जा देते रहे हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। और इस सफ़र की सबसे बड़ी तो कामयाबी यही है कि मैगजीन से शुरू होकर आज हम वेब मीडिया पे पहुँचे हैं और जल्दी ही आज इसका वेब चैनल लॉन्च होने वाला है। इस बारे में मैं सोचता हूँ कि जब अब हम वेब चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं तो कई चीज़ें जहन में आती हैं। अगर दलित पत्रकारिता की तरफ नज़र डालें तो 1920 में बाबा साहब ने मूकनायक शुरू किया था। उसी समय कानपुर में स्वामी अच्युतानंद ने आदि हिंदू और अछूत पत्रों की शुरुआत की थी। उषा नामक की, जैसे दलित दस्तक है इसी तरीके से उषा नाम की एक मैगजीन भी उन्होंने शुरू करी थी। फिर बाबा साहब ने जनता, फिर बहिष्कृत भारत, फिर प्रबुद्ध भारत जैसी मैगजीन चलाई। साहब कांसीराम ने वही प्रयोग को आगे जारी रखा, उन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं निकाली। कानपुर में फिर से एक प्रयोग हुआ 1972 में, एक निर्णायक भीम नाम से मैगजीन निकली, जिसमें उस समय के जितने नामी गिरामी चिंतक थे,
डॉक्टर अंजने लाल, नंदूराम जी, डॉक्टर कवलधारी, ये सब लोग लिखते थे। साउथ में कंडव स्वामी ने द दलित के नाम से मैगजीन शुरू करी। तो ऐसे देश में लोग अलग अलग तरीके से उसको अपने ढंग से हमारे विचारों को आगे बढ़ाते रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा जाए तो नागपुर से लॉर्ड बुद्धा टीवी चालू हुआ, फिर बॉम्बे से पिछले साल 9 अप्रैल 2016 को आवाज़ इंडिया टीवी चैनल चालू हुआ। और वेब चैनल में अगर देखें तो बॉम्बे से 2 साल पहले एक 3 वेज मीडिया चालू हुआ जो अपना वेब चैनल है। और अगर दलितों की बात छोड़ दें, बाहर के मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें तो वहाँ पे भी कई लोगों ने वेब चैनल में एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे द वायर है, altnews.in है, स्क्रोल है, ये सब अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो चैनल्स हैं, चाहे आवाज़ इंडिया हो या लॉर्ड बुद्धा टीवी हो या 3 वेज मीडिया हो, अभी भी जिसको कमर्शियल रूप से सक्सेसफुल कहना चाहिए कि स्वावलंबी बन सके हों, अपने पैरों पर खड़े हो सके हों, ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे जितने भी प्रकाशन हैं या हमारे जो चैनल्स हैं, या तो वो सब्सक्राइबर्स के माध्यम से चलते हैं या डोनेशन के माध्यम से चलते हैं। तो ऐसे में हमारे सामने जो भी ट्रस्टीगण हैं, संपादक मंडल हैं, अशोक दास जी हैं, इस खुशी के साथ साथ एक चैलेंज भी रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके दलित दस्तक वेब चैनल को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए। क्योंकि कोई भी पत्र पत्रिका या टीवी चैनल या वेब चैनल बहुत लंबे समय तक 40-50 साल तक वो डोनेशन के भरोसे चला हो, दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो इसमें एक बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा था लास्ट वीक, डेलॉइट जो कंसल्टिंग ग्रुप है, डेलॉइट की एक रिपोर्ट है कि इंडिया में जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जून 2015 में जो इंटरनेट यूज़र थे इंडिया में वो 25.3 करोड़ थे। और फिर अभी KPMG एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इन लोगों ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है कि अब जो अकेले मोबाइल यूज़र की संख्या है इंडिया में वो 35.3 करोड़ हो गई है। और ये 35.3 करोड़ वो स्मार्टफोन की बात करते हैं, उसमें से 75% ऐसे यूजर्स हैं जिनकी आयु 35 साल से कम है, और 50% ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 और 24 साल के बीच में है। ये तो हो गई इनकी यूजर्स की बात। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो KPMG की रिपोर्ट कहती है कि जो पत्र पत्रिकाएं, प्रिंट मीडिया है, उसका एनुअल ग्रोथ करीब 8.5% है, रेडियो का 12% है, टीवी चैनल का 15% है। लेकिन जो वेब यूजर्स हैं, जो वेब एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, उसके ग्रोथ रेट डॉक्टर साहब 35% है, 35%। और उन्हीं की एक रिपोर्ट है कि अभी जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जिस ढंग से आ रहा है वेब एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, 2020 तक उम्मीद है कि 99,400 करोड़, अशोक 99,400 करोड़ आय होगी सिर्फ ये वेब एडवर्टाइजमेंट से। तो ऐसे में एक दलित दस्तक के सामने एक अपार संभावना भी है, क्योंकि हमारे जो दूर दराज जो गाँवों में, सेमी अर्बन एरियाज में जो हमारे पाठक फैले हुए हैं, वो अपना कोरेस्पोंडेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। जितने भी यहाँ से साथी आए हुए हैं, चाहे भावनगर से हों, पंजाब से हों, उत्तराखंड से हों, दूर दूर आए जो हुए हैं, मैगजीन में लिखने में तो फिर भी कई बार दिक्कत होती है कि आप टाइप करा के कैसे भेजें। लेकिन वेब चैनल आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, जहाँ पे भी आपको कोई स्टोरी दिखती है, मोबाइल निकालिए, शूट करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ईच वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू कैन बिकम ए कोरेस्पोंडेंट। इसके लिए कोई बड़े न्यूज़पेपर की, कोई बड़े टीवी चैनल का कोरेस्पोंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग इसके दलित दस्तक की कोरेस्पोंडेंट बन जाइए। पाठक तो ही हैं, लेकिन पाठक के साथ साथ में इसके अब कोरेस्पोंडेंट भी बन जाइए। ये जो रिवॉल्यूशन है, ये
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो मोबाइल टेलीफोनी का, क्योंकि रेट भी काफ़ी कम हो गए हैं। नॉर्मल एक स्मार्टफोन 4-5 हज़ार रुपये में आ जाता है, और अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल लें तो 1,000-1,500 रुपये में आ जाता है। तो ईच वन ऑफ यू शुड बिकम कोरेस्पोंडेंट, जिससे वहाँ जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया को जिसकी कोई जिन स्टोरीज की पड़ी नहीं है या जानबूझ के वो दिखाना नहीं चाहते, वो स्टोरीज आप दलित वेब चैनल के माध्यम से पहुँचाएँ। और वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप हमारे उर्मिलेश जी शायद ज़्यादा उस पर प्रकाश डाल पाएंगे। हमारे देश की अगर जो मीडिया का मेन कैरेक्टर है उस पर अगर एक नज़र डाला जाए, 1997 में वाशिंगटन पोस्ट का चीफ ऑफ ब्यूरो, यहाँ इनका ऑफिस है लोधी रोड के पीछे, तो 1997 में जब वाशिंगटन पोस्ट का चीफ ऑफ ब्यूरो दिल्ली आया तो दलित मामलों पे एक स्टोरी करना चाहता था। तो उन्होंने बोला कि भाई हम दलित पत्रकारों से बात करना चाहते हैं। तो अपने मीडिया में जो उनके साथी थे उनसे बात किया, तो सब लोग एक दूसरे से पूछना चालू किए। काफ़ी पूछताछ के बाद पता चला 1997 में SC/ST का कोई भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट नहीं था। 1997 में वी डिड नॉट हैव एनी सिंगल एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट फ्रॉम SC/ST। खैर बात आई गई हो गई। उस समय उनियाल साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा, इन सर्च ऑफ ए दलित जर्नलिस्ट, एक उनका आर्टिकल था। 9 साल बाद 2006 में योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया और एक तीसरे सज्जन थे, इन तीनों ने मिलकर एक सर्वे किया कि अब देखें क्या पोजीशन है दलित पत्रकारिता की, कितने एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं। तो 2006 के सर्वे में भी पता लगा कि SC/ST का एक भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट नहीं है देश में। OBC के 4% लोग जरूर थे। तो SC/ST OBC जो इस कंट्री की 85% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सिर्फ 4% रिप्रेजेंटेशन था मीडिया में। फिर उसके बाद में हुआ कि 2010 में एक सर्वे हुआ कि जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं उसमें दलित एंकर्स कितने हैं। 2010 यानी आज़ादी के कितने साल बाद, 53 और 63 साल बाद 2010 में फिर सर्वे में पता लगा कि दलितों का एक भी आदमी दलित एंकर नहीं है। तो ऐसे मीडिया से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस वजह से जरूरी है कि हमारा अपना वेब मीडिया हो, हमारा अपना वेब चैनल हो, जिसमें हमारी बात कही जा सके, हमारी बात रखी जा सके और हमारी बात देश के सामने पहुंचे। और ये आप देख चुके हैं कि इसका वेब मीडिया तो है ही, साथ में सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस, कि चाहे रोहित वेमुला की घटना हो, रोहित वेमुला की आत्महत्या की, या राजस्थान में डेल्टा मेघवाल की घटना हो, या गुजरात में उन्नाव में जो दलितों को बेरहमी से पीटा गया वो घटना हो, या सहारनपुर की घटना हो, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसने नहीं दिखाया। जब सोशल मीडिया पे ये खबरें फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से वायरल हो गई, तब मजबूरी में मेन स्ट्रीम मीडिया को उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ा। तो आज ये हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है दलित दस्तक वेब चैनल के माध्यम से कि कोई भी खबर ऐसी जहाँ पे भी अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ पे भी अन्याय हो रहा है, जहाँ पे भी शोषण हो रहा है, या जहाँ पे भी किसी को परेशान किया जा रहा है, आप कोरेस्पोंडेंट बन के उस स्टोरी को शूट करके आप दलित दस्तक को भेज सकते हैं। और सिर्फ उत्पीड़न की घटनाएं नहीं, कहीं अगर कोई सक्सेस स्टोरी है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई लड़का या लड़की बहुत मेहनत के साथ में ऊपर आया है, अच्छे मार्क्स के साथ में हाई स्कूल 12th में टॉप किया है, ग्रेजुएशन में टॉप किया है, या किसी ने अपना NGO के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया है किसी भी क्षेत्र में, तो जो पॉजिटिव घटनाएं हैं, जो सफलता की घटनाएं हैं, वो भी आप शूट करके दलित दस्तक को भेज सकते हैं। दलित दस्तक उसको देश के कोने कोने पहुंचाएगा। कारण ये है कि प्रजातंत्र में जब तक कि आपकी समस्याएं लोगों तक, जो रूलर्स हैं, उन तक नहीं पहुंचती हैं, उन पर पॉलिसी नहीं बन सकती। और मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी समस्याओं को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी आकांक्षाओं को कभी नहीं उठाएगा। इस वजह से ये काम हमारी अपनी मीडिया को करना पड़ेगा। एक तो ये चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये है कि हमारी SC/ST की पॉपुलेशन 30-32 करोड़ है, OBC की पॉपुलेशन आप समझ सकते हैं कितनी होगी। अकेला दलित दस्तक इतने लोगों की समस्याएं उठाने के लिए काफ़ी नहीं है।
इस वजह से जो भी दलित दस्तक का संपादक मंडल है, इसके ट्रस्टी लोग हैं, अशोक, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपका जो इतने 5 साल का अनुभव है, जो आपने इसमें विजडम गेन किया है, जो एक्सपर्टाइज हासिल करी है, इसको कैसे जल्दी से जल्दी दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। अकेले अशोकदास की जगह 50 अशोकदास कैसे तैयार करें, अकेले विवेक कुमार की जगह 50 विवेक कुमार कैसे तैयार हों, अकेले शांति स्वरूप बौद्ध की जगह 100 शांति स्वरूप बौद्ध कैसे तैयार हों। क्योंकि किसी भी विचारधारा को फैलाने के लिए या किसी भी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेंड और विचारधारा के लोगों की जरूरत पड़ती है। दलित दस्तक हिंदी बेल्ट में अभी तक सीमित था, लेकिन जो तमिलनाडु है, केरल है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, आंध्रा है, कर्नाटक है, वहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं वो कैसे उठाई जाएं। इस वजह से वहाँ से जो भी आपको टैलेंट मिलता है, ये कोशिश करिए कि अपना नॉलेज उनको ट्रांसफ़र करिए। और उसके साथ साथ अगली पीढ़ी जो हमारी तैयार हो रही है, यंग बच्चे हैं, उनमें ये कैसे लीडरशिप डेवलप हो कि बड़े होके वो पत्रकारिता में आएँ और हमारी बात को आगे बढ़ाएं। एक ये चैलेंज है। तीसरा चैलेंज, इसको अन्यथा क्रिटिसिज्म मत लीजिएगा, मैं एक सीनियर होने के नाते आगाह कर रहा हूँ, ज्यों-ज्यों सफलता बढ़ेगी त्यों आवाज़ी बढ़ेगी, और उस सफलता के साथ फिर जो हमारे विरोधी लोग हैं, जिनको वैसे हमारे मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो आएंगे, अरे साहब आपने क्या कमाल कर दिया, आपने तो दलित हिस्ट्री बदल दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आपको अवार्ड भी के लिए भी बुलाया जाएगा, पुरस्कार के लिए भी बुलाया जाएगा, आपको तरीके तरीके प्रलोभन भी दिए जाएंगे। उस समय असली परीक्षा ये होगी कि कैसे आप उन झांसों से बचें। अभी मेरे साथ 2 महीने पहले घटना हुई बॉम्बे में। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आए मेरे पास कि साहब हमारी दीक्षा सेरेमनी हो रही है, हमारे मुनि जी आ रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला है कि आपको चीफ गेस्ट बनाया जाए। मुझे ताजुब हुआ कि मैंने कहा कि जो सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं उसमें तो मैं मिला हूँ आपके मुनियों से, लेकिन आपका दीक्षा सेरेमनी में मुझे चीफ गेस्ट, बात कुछ हजम नहीं हुई। तो बोले नहीं गुरुजी बात करना चाहते हैं, मोबाइल से उन्होंने फ़ोन मिलाया, बोले हाँ कृष्णा जी बहुत बहुत आपका मंगल हो, और हमें आपके बारे में पता है, हमारी दीक्षा सेरेमनी है, आप मुख्य अतिथि के रूप में आए तो हमें खुशी होगी। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का मौका दीजिए कि मैं तुरंत, आप एक स्पिरिचुअल आदमी हैं, ना कहना मुनासिब नहीं होगा। तो मैं अगले दिन सोचा, रात भर सोचता रहा कि आखिर ये लोग मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं। न तो इनको हमारे समाज से कुछ लेना देना, न हमारी समस्याओं से कुछ लेना देना, न मुझसे व्यक्तिगत रूप से कुछ लेना देना, मुझको चीफ गेस्ट आखिर क्यों। मैंने मना कर दिया। 1.5 महीने बाद जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो आए, अपना कार्ड भेजा, तो मुझे नाम याद था, तो मैंने बुलाया, मैंने कहा बताइए, तो बोले साहब ये छोटा सा काम है। तो मैंने कहा इसके लिए आप मुझे चीफ गेस्ट बना रहे थे और चीफ गेस्ट नहीं, कुछ अवार्ड भी देना चाहते थे। मैंने कहा मेरे समाज के अगर 5 लोग मिलके भी मुझे अवार्ड देते हैं तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरे समाज के लोग जानते हैं मैं समाज के लिए जो दर्द है मेरे मन में, समाज के लिए जो मैं कर सकता हूँ, जो करता हूँ। लेकिन उस समाज को जिससे जो हमारा शोषक है, जिसको हमारी समस्या कोई लेना देना नहीं, वो मुझे सम्मानित करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये हमेशा एक याद रखिएगा कि जब कभी आपको कोई अवार्ड के लिए, सम्मान के लिए बुलाए, तो तुरंत कान खड़े कर लीजिएगा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और एक और चैलेंज रहेगा, शांत जी बैठे हैं, उस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भगवान बुद्ध का एक सप्तांगिक सूत्र है जो लिच्छवियों को देते हुए कहते हैं कि वज्जी जब तक साथ उठते और साथ बैठते रहेंगे उनकी उन्नति होगी, हानि नहीं होगी। वज्जी जब तक आपस में एकता कायम रखेंगे तब तक उनकी उन्नति होगी, हानि नहीं होगी। वज्जी जब तक अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते रहेंगे, उनकी सलाह मानते रहेंगे, उनकी उन्नति होगी, उनकी हानि नहीं होगी। 7 सूत्र हैं, उसमें 3 सूत्र यहाँ पे बहुत उपयोगी हैं। मैं इस वजह से आगाह कर रहा हूँ कि जो संपादक मंडल है, जो ट्रस्टीगण हैं, जो सलाहकार हैं,
जो वेल विशर्स हैं, उनमें जब तक में एकता बनी रहेगी और आप जब तक उनकी सलाह मानते रहेंगे या उनका दिशा निर्देश लेते रहेंगे, दलित दस्तक, दलित वेब चैनल और फ्यूचर में दलित टीवी ये प्रोग्रेस ही करेंगे, ये पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। और इसके बाद भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना है जो बहुत उपयोगी है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे, वहाँ के राजा प्रसेनजित थे, उनका एक हाथी था पायक का, बहुत बलशाली हाथी था, कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। दुश्मनों को हमेशा टारगेट ये रहता था कि अगर राजा प्रसेनजित को हराना है तो पायक को मार दिया जाए, लेकिन पायक कभी हारा नहीं। लेकिन कालांतर में बूढ़ा हो गया तो एक दिन तालाब में नहाने गया था, तालाब की कीचड़ में फंस गया। तालाब में कीचड़ में फंसा देख के जो वहाँ श्रावस्ती की जनता थी वो इकट्ठी हो गई। राजा को पता चला, राजा भी आ गए, लेकिन वो जितने कोशिश करें उसको निकालने की और कीचड़ में धंस जाए। भगवान बुद्ध को पता चला तो उन्होंने पुराने महावत को भेजा। तो पुराना महावत आया, उसने देखा तो उसको हंसी छूट गई। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा जो राजसी हाथी है वो कीचड़ में फंसा है, तुमको हंसी छूट रही है। तो महावत ने कहा महाराज आप चिंता न करें, आप बिगुल बजवाएं। तो बिगुल जैसे बजवाया गया, हाथी चिंगाड़ा और इतनी मस्ती से बाहर आया कि जैसे न वहाँ पे कभी फंसा था न कीचड़ थी। शाम को भगवान बुद्ध को ये घटना बताई गई तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं और जो भी उपासक थे कि इस हाथी से कुछ सीखो। ये हाथी अचानक इस कीचड़ में नहीं फंस गया, ये जवानी के दिनों में वहां जाता रहा होगा, लेकिन जवानी में बल था, ताकत थी, तो कभी फंसा नहीं। लेकिन अब बूढ़ा हो गया, अब वैसा बल नहीं रहा, लेकिन आदत तो वही जवानी में डाली थी। तो जो भी हमारे लेखक गण हैं, जो हमारे अग्रणी गण हैं, उनको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जवानी में आप जैसी आदतें डालेंगे वैसी बुढ़ापे में वो आदतें रहेंगी। और भगवान बुद्ध ने कहा इससे एक चीज़ और सीखो। महावत ये इसलिए हंसा, उन्होंने बोला इसको हंसी क्यों छूटी? बोले हंसी इस वजह छूटी कि राजसी हाथी, इसके कंधों पे पूरे श्रावस्ती का, पूरे कौशल नरेश का, पूरे कौशल साम्राज्य का गौरव, और ये कैसे भूल गया अपनी अहमियत और फंसा भी तो तालाब की कीचड़ में। इसी तरीके से जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमारे दूसरे अग्रणी हैं, जिनकी तरफ समाज बड़ी इच्छाओं और आकांक्षाओं से देखता है, वो कैसे भूल जाते हैं इस जिम्मेदारी को। कोई पैसे की कीचड़ में फंसा हुआ है, कोई दारू की कीचड़ में फंसा हुआ है, कोई मंत्री पद के कीचड़ में फंसा हुआ है, कोई टिकट के कीचड़ में फंसा हुआ है, कोई शोहरत के कीचड़ में फंसा हुआ है। इस कीचड़ से हम कैसे बच सकें, ये असली समस्या होगी दलित दस्तक के सामने, दलित वेब चैनल के सामने। अगर इन समस्याओं से आप कायदे से लड़ पाए तो फिर इतिहास इस चीज़ का गवाह रहेगा कि आपने सामाजिक चेतना लाने में, समाज की समस्याएं उठाने में, देश को आगे ले जाने में अपना ऐतिहासिक योगदान दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर विवेक कुमार शांत जी और मिलेश जी ये ज़्यादा अच्छे डिटेल में बता सकते हैं। ओपनिंग कमेंट, ये ओपनिंग मेरा बोलना इस वजह ज़रूरी था कि इसके पहले कि और कुछ कहा जाए, जो मैं फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, चैलेंजेस देख रहा हूँ, उनकी तरफ एडवांस में इशारा करना ज़रूरी था। जय भीम, जय भारत।